देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए क्या टेबल बनेगी। देखो इस क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस पूरी दी हुई है और इसने यहां पर एक अलग ही लाइन बोली है इंटरेस्ट के लिए। सुनना, इसने क्या बोला है, आपने टोटल 90,000 ईच के हिसाब से एक वैन खरीदी है, 30,000 तो डाउन पेमेंट कर दोगे और बचे हुए अमाउंट को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलोंग विद द इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है, जितना भी अमाउंट बचेगा उसके 3 हिस्से कर दोगे तो वो तो कैश प्राइस हो गई, और उसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हायर परचेज प्राइस। देखिएगा कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल कैश प्राइस क्या बनी अपनी। 90,000 इंटू 3 270 हो गया। डाउन पेमेंट कितना करूंगा, 30,000 इंटू 3 अब मुझे बताओ मेरे पास रिमेनिंग कैश प्राइस क्या बचेगी, 180। 270 में से 90 हटा दो, अगर इस 180 को 3 इक्वल किश्तों में दूंगा तो हर इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस निकल कर आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश प्राइस आ गई 180 डिवाइड बाय 3, और इसमें इंटरेस्ट अगर जोड़ता जाऊंगा तो वो इंस्टॉलमेंट बनती जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया ईयर, ओपनिंग अनपेड बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, उस पर इंटरेस्ट निकालूंगा, इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस या प्रिंसिपल, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। मुझे बताओ एग्रीमेंट किस दिन हुआ था, 1 जनवरी 18 को। तो एग्रीमेंट हुआ था 1 जनवरी 18 को, टोटल अनपेड प्राइस थी 270, इंटरेस्ट कुछ बनता नहीं है इस दिन। इस दिन आपने 90,000 की कैश प्राइस का पेमेंट किया, 90 ही इंस्टॉलमेंट में आ गया, क्लोजिंग बचा 180। इकतीस 12/18 पर 180 का बैलेंस था, इंटरेस्ट रेट बताओ कितनी है, 15% 80 पर 15% निकालो, इंटरेस्ट 27। इस बार मुझे कैश प्राइस का पेमेंट पता है,
तो इंस्टॉलमेंट मुझे निकालनी पड़ेंगी। वापस से देख लेना, इंटरेस्ट निकाल लिया आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, कैश प्राइस के रूप में कितना कितना पेमेंट करूंगा ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। सर हमने ये रिमेनिंग कैश प्राइस में माइनस क्यों किया डाउन पेमेंट? क्या ये कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस क्यों किया? तो डाउन पेमेंट माइनस होगा, डाउन पेमेंट पे थोड़ी इंटरेस्ट लगता है। डाउन पेमेंट तो आप उसी दिन कर देते हो ना जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, तो वो माइनस करके रिमेनिंग कैश प्राइस पे ही तो इंटरेस्ट लगाओगे। सर एक बार डाउन पेमेंट कितना दे रखा है? डाउन पेमेंट दे रखा है 30,000 रुपए पर वैन। ओके सर। तो 3 वैन खरीदी है तो टोटल डाउन पेमेंट कितना बन गया? 90। और टोटल 90,000 की एक वैन है तो टोटल अमाउंट 270 बना। तो 270 में से मैंने 90,000 का डाउन पेमेंट हटा दिया। 31/12/19। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 120। 120 पर निकालो 15%। 18 सर। कैश प्राइस बनती है इसमें 60, तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? 78। इसके आगे मुझे जाना नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट हो गया था। आगे का क्वेश्चन उसने मांगा नहीं है मुझसे। यहां 60 बचता अगर पेमेंट हो जाता तो। आइए सबसे पहले अब स्क्रॉल अप करो। हो गया। बुक्स ऑफ, बताइए जल्दी से हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर कौन है? जे लिमिटेड तो वेंडर हो गया, ए A लिमिटेड limited. ए लिमिटेड आ गया, तो बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बनाएंगे। मुझे बताइए हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन से 2 अकाउंट बनाते हो? Asset account Asset और और vendor. वेंडर हायर वेंडर। चलिए, तो एक तो अपन बना लेते हैं असेट अकाउंट यानी वैन का अकाउंट। और दूसरा किसका बन जाएगा? वेंडर का नाम क्या है? जे लिमिटेड। तो दूसरा बन गया जे लिमिटेड का अकाउंट। चलिए करूं स्टार्ट। एग्रीमेंट हुआ था 1/1/2018। तो सबसे पहली एंट्री 1/1/18 पर हुई होगी। असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी वैन अकाउंट डेबिट टू जे लिमिटेड। 2,70,000 की 3 वैन थी। चाहो तो ब्रैकेट में दिखा दो, 90,000 की कैश प्राइस इंटू 3। इमीडिएटली हायर वेंडर अकाउंट में भी एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 2018। बाय वैन अकाउंट। आपने इमीडिएटली उसे डाउन पेमेंट किया है 1/1/18
टू बैंक अकाउंट 90,000 का पेमेंट हो गया। अब ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू करूंगा 31/12/18। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था 27,000, और इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी हो गया, तो 31/12/18 पर टू बैंक अकाउंट 87,000 का हमने पेमेंट कर दिया, और बाकी का हमने निकाल लिया टू बैलेंस कैरेट डाउन। दो 70 + 27 -87 और -90, 120 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ये लीजिए, ये मैंने पहला ईयर क्लोज कर दिया, और इमीडिएटली इसका बैलेंस भी उतार देता हूं मैं 1 जनवरी 2019 पर। हायर परचेजर किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था 20% से। यहां तक बना लिया। आइए यहां पर 31/12/18 डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। 270 पर 20%, 54,000 आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। ये आ गया आपके पास बाय डेप्रिसिएशन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 70 -54 216। ये लीजिएगा, ये हमारे पास पहला साल क्लोज हो गया। और 1 जनवरी 19 को आइए सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। ईयर एंड पर पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा 31/12/19 बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था 18,000। 18। अब मुझे रीपोजीशन पर 2 वर्किंग बनानी पड़ेगी। रीपोजीशन पर मुझे 2 वर्किंग चाहिए। एक रीपोजेस्ड की वो वैल्यू जो हायर परचेजर की बुक्स में चल रही है कि उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू थी उन असेट की, और एक जिस पर हायर वेंडर ने एग्री किया वो वैल्यू। आओ अब मैं पहले 2-3 वर्किंग्स करता हूं ताकि फिर हम अपने अकाउंट्स को कंप्लीट कर सकें। यहां तक की अकाउंटिंग तो बिल्कुल सिमिलर थी जैसा आप करते आ रहे थे, बस अब जो चेंजेस होंगे वो आपको समझने हैं। आइए ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं किया? करूंगा भी, ये लो
ये लो 31, ये वाला तो अपन करेंगे ना, क्योंकि बिल्कुल करेंगे, लिख दिया लो। बाय डेप्रीसिएशन 2,16,000 पर 20%। 43 to 1। चलो ठीक है, यहां तक हाँ आओ। अब बिल्कुल अब ध्यान से समझने वाली बात है, बस पार्शियल रिपोजिशन में अब जो अकाउंटिंग चेंज होनी है। वर्किंग नंबर 1, अब हम पहली वर्किंग की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed value of goods repossessed from viewpoint of परचेजर। हायर परचेजर के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूं। बताओ कितनी वैन रिपोजेस्ड हुई है? तो सबसे पहले मैंने ले लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वैन्स, 90,000 इंटू 2। जो गुड्स रिपोजेस्ड हुआ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 180 थी, लेकिन ये ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 जनवरी कब की थी? ये कॉस्ट ऑफ टू प्राइस कब की थी? ऑन 1 जनवरी 18 की थी। हायर परचेजर ने पहले साल का डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया होगा। डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 180 पर 20%। 36। WDV बची 180 माइनस 36 144। क्या दूसरा साल भी कंप्लीट हो चुका है? हाँ तो उसका भी डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया होगा। डेप्रीसिएशन सेकंड ईयर एक 44 पर 20%। 28। ये आ गया वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। कितना आ गया? 140 115,200। 28,800 115,200। बोलो यहां तक की बात किसी को नहीं समझ आई हो तो पूछ सकता है। हायर परचेजर ये बोल रहा है कि जब तुम मेरी असेट को लेकर गए तो मेरी बुक्स में उन 2 वैन की कीमत अभी भी ये चली रही थी, ये बुक वैल्यू चल रही थी हायर परचेजर की बुक्स में। बोलो एग्री? हाँ सर। हाँ लेकिन अब हायर वेंडर क्या बोल रहा है? वर्किंग नंबर 2, वैल्यू ऑफ गुड्स value of goods repossessed
फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ वेंडर। अगर वेंडर अपने व्यू पॉइंट से बात करे तो वेंडर बोलेगा मैं कितने में लेके जाऊंगा, आ जाओ। बोले 1 जनवरी 18 को इन दो वैन की वैल्यू 180 थी। हाँ जी बिल्कुल थी। हायर वेंडर बोल रहा है मेरे व्यू पॉइंट से तो 30% रेट बनती है। बोले मेरे हिसाब से असेट की वैल्यू में जो डिक्रीज आएगा वो 30% आएगा। 54 तो पहले साल इसकी वैल्यू 54 से गिर गई होगी, क्या वैल्यू बची होगी? 126। 126। हाँ सर। ठीक है। बोले फिर तुमने एक और साल काम में ले लिया तो इसकी वैल्यू फिर कम हो गई। डेप्रीसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। बोले 126 पर 30%। 37,800। ये लो। बोले मेरे हिसाब से वैल्यू ऑफ गुड्स 88,200। रीपसेस्ड आ गई 88। 200। ये लीजिए। यानी अब हायर वेंडर बोल रहा है तुम्हारी बुक्स में भले ही कुछ भी वैल्यू हो, मैं तो ये मानूंगा कि जो गुड्स मैं रीपजेस्ड कर रहा हूं वो केवल 88,200 का रीपजेस्ड कर रहा हूं। तो बताओ हायर परचेजर को लॉस हो गया या फायदा हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस हो लॉस हो गया गया ना 27। भाई। उसकी बुक्स में ध्यान से सुनना, हायर परचेजर की बुक्स में जिन दो वैन की वैल्यू 1,15,200 चल रही थी, हायर वेंडर उसकी वैल्यू 88,200 मान रहा है, तो लॉस ऑन रीपोजीशन हो गया। वर्किंग नंबर 3 बना दो। और लॉस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सर हायर वेंडर को तो प्रॉफिट हुआ ना। हायर वेंडर की बुक्स बना रहा हूं कि हायर परचेजर की बना रहा हूं? हायर परचेजर हायर की। वेंडर, आपने लास्ट क्लास में भी यही क्वेश्चन पूछा था, तब भी मैंने आपको बताया था हायर वेंडर का प्रॉफिट रीसेल पर आता है। अभी हायर वेंडर कैसे अपना प्रॉफिट लॉस मानेगा? हायर वेंडर क्या अपने पास असेट अकाउंट मेंटेन करता है क्या? नहीं। तो हायर वेंडर कैसे निकालोगे? ध्यान है आपको? यही सेम क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में अंत में पूछा था, तब भी मैंने आपको यही बोला था हायर वेंडर का प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता रिपोजीशन पर। हायर परचेजर का प्रॉफिट लॉस निकलता है क्योंकि उसके गुड्स का रिपोजीशन हो रहा है। हायर वेंडर का प्रॉफिट लॉस केवल तब निकलता है रीसेल। जब इस रीपोजेस्ड गुड्स को वो आगे बेचेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed
in books of hire purchaser 115200 minus agreed value of goods repossessed ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का लॉस। 27,000 का लॉस हो गया रिपोसेशन पर। आइए सबसे पहले हायर परचेजर क्या बोलेगा, सुनना बहुत ध्यान से। हायर वेंडर मुझसे इतना पैसा मांगता था, 138 मांगता था कि नहीं मांगता था? हाँ सर। हाँ सर। अब वो मेरी 2 असेट को इस वैल्यू पर उठाकर ले गया। हाँ। अब वो मेरी 2 असेट को इस वैल्यू पर उठाकर ले गया, तो इसका मतलब इस पैसे में से अब ये पैसा उसे थोड़ी दूंगा अब मैं। नहीं जब वो मेरी असेट उठाकर ले गया तो उतना पैसा काटूंगा कि नहीं काटूंगा, बताओ। काटेंगे सर। बात समझ आ रही है मेरी? फिर सुनना, हायर परचेजर क्या बोल रहा है? हायर परचेजर बोल रहा है मुझे हायर वेंडर को टोटल 138 देने थे। ये 138 3 वैनों का मिलाकर थे। ये 1,38,000 जो मुझे हायर वेंडर को देने थे, ये 3 वैन के थे कि नहीं थे? अब उसमें से वो 2 वैन तो ले ही गया ना। हाँ। 2 वैन ले गया और जिस वैल्यू को ले गया वो वैल्यू ये है। यानी तो माइनस एक तरह से ऐसे समझो कि 138 में से मैंने उसे इतनी वैल्यू दे दी। अब वैल्यू कैश में ना देकर असेट के फॉर्म में दे दी मैंने। हाँ। तो एडजस्ट कर दो इस वैल्यू को। 49,800 बचेगी सर बैलेंस। 31, 12, 19 2 वैन। भैया वैन अकाउंट में एडजस्ट कर दो कितना? 88,200 क्या बचा हुआ पैसा अभी भी हायर वेंडर मुझसे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। लेगा। तो वो आ गया आपका बैलेंस। टू सर बैलेंस इस बैलेंस की भी करनी है आगे अपन को काउंटिंग? नहीं करनी होती है, जनरली एग्जाम में नहीं आती है, आएगी तब हम बात करेंगे। अभी मैंने इस क्वेश्चन में केवल यहीं तक पूछा है आपसे अकाउंटिंग 31 दिसंबर 19 तक की। आगे की अकाउंटिंग की बात मैंने नहीं की है। बैलेंस निकाल लो कितना आ गया? 49,800। ये लो, एक अकाउंट तो क्लोज हो गया मेरा। यही बात मैंने आपको नोट्स में लिखवाई भी थी कि जो बैलेंस बचेगा अभी भी वो ड्यू बैलेंस आ जाएगा। जो एडजस्ट किया वो असेट अकाउंट में भी एडजस्ट होगा। हाँ बाय जी। कितना? 88,200। और असेट अकाउंट में एक लॉस भी निकाल चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी इस 216 में, ध्यान से सुनना, मेरी इस 216 की वैल्यू में तो 1,15,200 जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? मैंने अपनी बुक्स में 216 का जो बैलेंस दिखा रखा है, क्या उसमें मेरी असेट 1,15,200 में है कि नहीं है? है। उस 1,15,200 की चीज को वो 88,200 में ले गया, तो मुझे नुकसान जो हुआ ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अब जो बैलेंस बचा वो असेट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सर ये जो जे के में बैलेंस बचा है और जो असेट में बैलेंस बचा है ये सेम नहीं आएंगे क्या? सेम क्यों आएगा? सर यही तो अपन को जो जे को देना है वही तो बैलेंस बचेगा ना इसमें। क्या तो चीज? डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है क्या एक कैसे वैन होगा का? कि आप समझते हो ये 88,200 30% की रेट से निकाला है और असेट अकाउंट 20% से बन रहा है, सेम अमाउंट कैसे आएगा? अरे आपकी आवाज कटी, वो वापस बोलना। भाई आपने ये वर्किंग की है 20% से,
हाँ। तो असेट अकाउंट तो 20% से चल रहा है, हम्म। और जे के अकाउंट में जो एंट्री की है वो 30% से की है, तो सेम अमाउंट कैसे आ सकता है? दोनों की अकाउंटिंग वैल्यू ही अलग अलग है ना, नहीं आ रही बात हाँ। समझ में? ये 20% चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा अपने अकाउंट में, हाँ सर। और ये जब ठीक है। गुड्स को लेकर जा रहा है तो 30% चार्ज कर रहा है, तो अलग अलग ही तो आएंगी वैल्यू जब दोनों के परसेंटेज ही अलग अलग हैं तो। सर मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो बैलेंस बचा है, एक तो जे के अकाउंट का है ना, तो वो जो जो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। आप ये पूछ रहे हो जे के अकाउंट में जो बैलेंस बचा और असेट अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो अलग क्यों आया? हाँ। मैं भी उसी बात का आंसर दे रहा हूं। असेट अकाउंट 20% के डेप्रिसिएशन से लग रहा बना है, और जे अकाउंट में 30% डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा। कैसे आ हाँ हाँ सकता है सेम अमाउंट? हाँ सर, समझ गई। आपने यहाँ ये जो 88,200 की अकाउंटिंग की है ये 30% से की है, हाँ सर, आ गए। तो सेम अमाउंट नहीं आ सकता। बाय बैलेंस निकाल लो कितना आ गया। 37,600। ये आपकी असेट की क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जिस पर आप फ्यूचर में डेप्रीसिएशन निकालोगे। सर एक बार मेरे को ये स्टार्टिंग में बता दो ना कि ये माइनस क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज? रिमेनिंग रिमेनिंग कैश प्राइस वाला। मुझे एक बात बताओ, ये 270 क्या है टोटल? सर ये अपनी वो है कैश वो क्या प्राइस। होता है? हाथी है ये अपना? कैश प्राइस, कैश प्राइस। हाँ, ये टोटल कैश प्राइस है तीनों की। हाँ। इसमें से अगर आपने इतनी कैश प्राइस इमीडिएटली दे दी तो इंटरेस्ट तो बची हुई कैश प्राइस पे ही लगेगा ना। हाँ। ये तो अपन इस चैप्टर की शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि डाउन पेमेंट टोटल कैश प्राइस में से माइनस होता है, उसी के बाद इंटरेस्ट लगना चालू होता है। हाँ। हाँ। तो इंटरेस्ट तो 180 से ही लगना चालू होगा ना। अच्छा, ठीक है सर। बताइए, ये मैंने आपको पूरी बता दी हायर परचेजर की बुक्स। क्लियर है या कोई डाउट है हायर परचेजर की बुक्स में? वो बताओ किस तरह से हायर परचेजर की अकाउंटिंग होगी। चलें अब हायर वेंडर की बुक्स में। हाँ सर, एक बार वो लास्ट वाला दिखाना। ये लो, लास्ट वाला क्या वर्किंग? प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस वाला। हाँ सर। 2 सेकंड सर। बना लिया क्या? हाँ सर, हो हाँ गया। सर। आओ, अब जे की बुक में तो एक ही अकाउंट बनेगा अभी, तो पहले दूसरा अकाउंट तो तब बनेगा एक जब उसको रिपोजेस्ट करेंगे अपन। हाँ। तो सबसे पहले जे की बुक में बनाएंगे एक अकाउंट। आइए, सबसे पहले इसने असेट बेची, तो इसने एंट्री की होगी 1 जनवरी 2018 पर। ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल या टू असेट, जो भी आप चाहो। ये एंट्री हो गई टोटल कैश प्राइस यानी 270 से। इमीडिएटली आपको डाउन पेमेंट मिला होगा, तो हाँ डाउन सर। पेमेंट मिलने की एंट्री की होगी आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हाँ। 1 जनवरी 18 बाय बैंक 90,000। 1 जनवरी 18 बाय बैंक 90,000। इंटरेस्ट की इनकम बुक करोगे। हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है,
और वो उस इंटरेस्ट की इनकम से हायर परचेजर को अपना डेटर बना लेगा, तो ए लिमिटेड को वो डेबिट करेगा और टू इंटरेस्ट की इनकम बुक कर लेगा। टू इंटरेस्ट 27,000। पहली इंस्टॉलमेंट तो पे हो गई थी, तो आपको रिसीव भी हो गई होगी। $87,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21। ये पहला अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर यहां तक? 1 जनवरी 2019 ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। एक 31/12/19 पर पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। टू इंटरेस्ट अब वो गुड्स को रीपोजेस्ड करके ले गया था, बाय गुड्स $88,200 में रीपोजेस्ड करके लेकर गया था वो। बैलेंस और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 49,800। ये लो, ये बन गया आपका हायर परचेसर का अकाउंट। अब इमीडिएटली इसे एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। Goods repossessed. गुड्स गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। चलिएगा, सबसे पहली एंट्री इसमें हुई 31/12/19 पर। टू ए लिमिटेड 88,200। रिपेयर पर खर्चा किया 2000 तो टू बैंक। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 1000 अब आपने इमीडिएटली इसे बेच दिया इन वैन को। बेचा तो बाय बैंक कितने में बेचा? 92 अब देख लो प्रॉफिट या लॉस क्या हो गया। प्रॉफिट हो गया हाँ सर। 2। 1800
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1800। एक ही दिन में पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है। जब उसने इमीडिएटली बेच दिया, कोई डेट ही नहीं दी आगे की। पिछले क्वेश्चन में दी थी उसने, तो मैंने जून में जाकर क्लोज किया था। जैसे ही बेचूंगा अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका। बताइए, ये आपके पास पार्शियल रीपोजीशन के केस में हायर वेंडर की बुक्स और हायर परचेसर की बुक्स, ये अकाउंटिंग होती है आपकी। कुछ वर्किंग एक्स्ट्रा हैं और उन वर्किंग से कुछ वैल्यूएशन चेंज होगा हायर परचेसर की बुक में।